हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज अवगत कराऊंगा। इससे पहले हमने इसी सीरीज में एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th क्लास फिजिक्स की यूनिट है। अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले मेरे चैनल एमएस पथेरिया को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इससे पहले वाली जो यूनिट बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने एक चार्ज लिया था। जो ये चार्ज है इसको मैंने किसके ऊपर माना था? रेस्ट के ऊपर। मैंने चार्ज को स्टार्टिंग में किसके ऊपर लिया था? रेस्ट के ऊपर लिया था। ये आपको पहले से ही पता है। और जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहली यूनिट के अंदर हमने चार्ज को रेस्ट के ऊपर बताया था। वहां पे हमने बताया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा। इसके बाद क्या होता है कि अब मैं यहां पे इस यूनिट के अंदर इस क्यू चार्ज को मैं रेस्ट पे ना रख के कोई वेलोसिटी दे देता हूं v, और जैसे ही ये चार्ज चलना स्टार्ट होगा तो आपको पता है टाइम के साथ ही चलना स्टार्ट होगा, यानी कि 0 के ऊपर मान लिया यहां पे था, थोड़े टाइम t इजिकल टू में 2 सेकंड के ऊपर यहां पे आ जाएगा सेकंड, और इस प्रकार ये आगे जाता रहेगा। मतलब ये चार्ज जो है टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये चार्ज टाइम के साथ मूव करेगा तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। बच्चों, क्या बताया मैंने? जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब मैं इस चार्ज को, अब मैंने इस चार्ज को क्या किया बच्चों? अब मैं इस चार्ज को रेस्ट के ऊपर न करके मैं इस चार्ज को चला देता हूं किसी वेलोसिटी v के साथ। अब क्या होता है कि चार्ज जो है, जो हमारा चार्ज लिया है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? मूव। चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। तो जो करंट है वो किसके कारण बना? चार्ज की मूवमेंट के कारण। तो हम यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनाता है? करंट बनाता है। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो करंट है उसकी अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या कहूंगा? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, टाइम के साथ नहीं कह सकते, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट को हमेशा क्या लिखते हैं? इसको, ये जो करंट है इसका जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। करंट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? आई से। और रेट हमेशा क्या होता है? जिसके बटे में टाइम आ जाए वो रेट बना देता है। देखिए, ये अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पावर, पावर को आप क्या लिखते हैं? W/T। 11th क्लास में पढ़ा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने यही लिखा था ना पावर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो W/T। इसी प्रकार करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या हो? बाई T के बराबर हो जाएगा। ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे बच्चों। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखते जाना, हम बड़े इजी तरीके से इस पूरी यूनिट का जो है सॉल्यूशन करेंगे। आप इसके बाद एक बात और भी कह सकते हो। ये करंट की एक डेफिनेशन तो मैंने बता दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट कहते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? जो ये करंट है इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो। तो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम। किस किस का रेशियो है ये? रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम। टाइम और चार्ज का जो रेशियो होता है वो भी क्या बनाता है? करंट बनाता है। तो करंट की मैंने दो डेफिनेशन बताई। सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और दूसरी डेफिनेशन रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम, उसको भी हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो करंट आया वो क्या हो गया? हम अगर जनरल बात करें इसके बारे में तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बात करेंगे हम, तो मैं कह सकता हूं कि I किसके बराबर आ गया? Q/T के बराबर आ गया, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। अब मैं यहां पे पहुंचता हूं इसकी यूनिट के बारे में। अब मैं इसकी यूनिट के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, जब आपने छोटी क्लासेस में 10th क्लास में आपने पता होगा कि जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है।
ये ए से इसको डिनोट करते हैं और ये क्या होती है, एम्पियर होती है। एक खास बात बता दूं बच्चों, अगर आप खाली एक वर्ड से डिनोट करना चाहते हैं तो बड़े से लिखे एम्पियर। अगर आपको कंप्लीट लिखोगे तो छोटे से स्टार्ट करना, आप बड़े से स्टार्ट मत करना। अगर ये बड़े से स्टार्ट कर दिया तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, गलत। इसलिए मैंने इसको छोटे से स्टार्ट किया। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वो आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद क्या होगा, यूनिट। आप यूनिट यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले यूनिट में बताया था कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम, ये बता चुका। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। मतलब जो एम्पियर होता है कूलाम पर सेकंड होता है। देखिए करंट की यूनिट एक एम्पियर भी होती है। एक करंट की यूनिट निकल के आई क्या, कूलाम पर सेकंड। तो इसका मतलब एक एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलाम पर सेकंड के बराबर भी। चाहे आप कूलाम पर सेकंड लिख दो, चाहे आप एम्पियर लिख दो, दोनों ही यूनिट किसकी होती है, करंट की होती है। बच्चों आपको ये दोनों ही ध्यान रखने। इसको तो आप यहां से निकाल सकते हो कूलाम पर सेकंड, और इसको आपको डायरेक्ट याद करना है कि ये किसके बराबर होती है, एम्पियर के बराबर होती है। तो ये इसकी क्या थी, यूनिट थी, जो मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखिए बच्चों क्या बात करेंगे, I इज इक्वल टू में Q बाय में T के बराबर। अब हम बात करेंगे, अगर मैं इस करंट को 1 एम्पियर लिखूं, इस करंट को मैं क्या लिख दूं, 1 एम्पियर। इस चार्ज को मैं लिख दूं 1 कूलाम और टाइम को लिख दूं 1 सेकंड। 1 एम्पियर, 1 कूलाम और 1 सेकंड, ऐसा मैं लिख देता हूं। यहां पे हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में, बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना, तो देखिए कैसे करोगे आप, इसी फॉर्मूले से आप 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे। कैसे, जैसे करंट को मैंने क्या लिख दिया, 1 एम्पियर, चार्ज को मैंने कितना लिख दिया, 1 कूलाम, और टाइम को कितना लिख दिया, 1 सेकंड। देखिए अगर किसी भी फॉर्मूले से आपको डिफाइन करनी हो डेफिनेशन, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, उसको सिर्फ यूनिट लेना, एक लेना, सिंगल एक यूनिट। जैसे मैंने इसको 1 एम्पियर लिया, इसको 1 कूलाम, इसको 1 सेकंड। मतलब क्या कहा, इस करंट को मैं 1 एम्पियर कह सकता हूं। क्या मैंने डिफाइन एम्पियर करना ना, तो मैं इस करंट को, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसको हम करंट को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, क्या बोला मैंने बोला अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उस करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि करंट is said to be 1 ampere, is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flow for 1 second through conductor। अगर क्या बताया, अगर किसी कंडक्टर में से, ये बोला मैंने करंट इज सेड टू बी SAID, मैंने गलत लिख दिया, सेड टू बी SAID, सेड टू बी 1 एम्पियर। इस करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे, 1 कूलाम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करे थ्रू ए कंडक्टर के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। बच्चों ऐसे आपको ये डिफाइन कर सकते हो, यहीं से मैंने देख के लिखा, कोई से नहीं। 1 एम्पियर 1 सेकंड पर कूलाम, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, अगर करंट सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड थ्रू ए कंडक्टर। तो बच्चों इसको आप लिख लीजिए, नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। तो इतना आपको समझ आएगा आई होप। इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। सब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है भाई, करंट के बारे में, करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया था पहले जनरल डिस्कशन हम करंट का करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने करंट की यूनिट तो बता दी, करंट की यूनिट या तो एम्पियर लिख सकते हो, और इसके अलावा कूलाम पर सेकंड भी इसकी यूनिट आप लिख सकते हो। इसके बाद ये एक वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। आप एक बात देखिए, जो करंट होता है इसके पास क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन होती है। करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे आप दिखा सकते हो कि इसमें से ये मूव कर रहा है तो ये करंट हो जाएगा, तो यानी कि डायरेक्शन है, तभी तो आप इसको दिखा पा रहे हो कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ये कंडक्टर है, इसमें से करंट मूव कर रहा है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, तभी तो आप बता पा रहे हो कि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। मतलब करंट के पास तो डायरेक्शन है, बट इसके पास ये फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो क्या फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ ऑफ
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों मैंने क्या बताया, देखिए इसके पास डायरेक्शन तो है, आप देख सकते हो कि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मैं बता पा रहा हूं, इसमें से भी मैंने बता दिया ये इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा, ये भी डायरेक्शन। बट क्या कह रहा है कि नोट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम। 11th क्लास में मैंने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, प्लस में पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। बट ये डायरेक्शन तो है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ये तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है, वो है टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, मैं यहां पे लिख देता हूं, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। अगर आपको कोई बोले कि करंट वेक्टर क्वांटिटी, तो गलत है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है बट ट्रायंगल और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद आपको कई बुक्स में मिल भी जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट वो गलत है, वो सही नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। तो ये हमने बताया इसकी नेचर के बारे में, कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर या फिर वेक्टर हो सकती है। तो बच्चों ये था जो जनरल डिस्कशन हमारे बारे में, करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है करंट की, और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हम एक टर्म नहीं डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए बच्चों आपको बड़ा ही मजा आएगा, आप देखते जाइएगा। मैं 100% बच्चों गारंटी लेता हूं कि आप जब इस पूरे लेक्चर को देखोगे तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि फिजिक्स इतनी मुश्किल होती। फिजिक्स कभी मुश्किल हो ही नहीं सकती, या तो फिजिक्स आपको ऐसे तरीके से पढ़ाई गई है कि आपको जो है मुश्किल लग रही, बट फिजिक्स कभी भी मुश्किल नहीं हो सकती, बड़ी इजी होती है। आप देखते जाइए, आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगा, पर आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ये पूरा वायर है, देखिए ये पूरा वायर है, इसमें से करंट मूव कर रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूं, इस वायर को कट कर देता हूं बीच में से। अब कट करने के बाद यहां से आगे इसमें से करंट जाएगा नहीं, मतलब मैंने बीच में क्या डाल दिया, रेजिस्टेंस डाल दिया। क्या डाल दिया, रेजिस्टेंस डाल दिया। रेजिस्टेंस कौन डाला, ये कट। ये जो रेजिस्टेंस है अब ये क्या करेगा, इस करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो इसने रेजिस्टेंस ने क्या किया, एक अपोजिशन लगाई, एक ऐसी चीज लगाई जिसके कारण करंट आगे मूव नहीं कर सकता। मतलब रेजिस्टेंस एक अपोजिशन ऑफर करता है, एक अपोजिशन लगाता है किसके रास्ते में, करंट के रास्ते में, जब वो किसी कंडक्टर में से क्या होता है, पास होता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, मैं देखिए ऐसे चल रहा हूं बच्चों, ऐसे चल रहा हूं, मेरे को कोई पीछे से पकड़ के खींचे, मतलब वो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। अगर उसने मेरे पे ज्यादा फोर्स लगा दिया, पूरा अपना जोर लगा के खींच लिया, तो क्या मैं आगे चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। इसका मतलब उसने क्या अपोज किया, अपोजिशन। तो वो किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का। मैं आगे जा रहा हूं, वो मेरे को पीछे खींच रहा, तो वो किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ये उसी की प्रॉपर्टी होती है जिसमें से पास करता है। मान लिया कंडक्टर में से जा रहा है, मान लिया ये है, ये कंडक्टर है, इसमें से जा रहा है, तो जो चोक है एक अपोजिशन लगाएगा, उसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए मैं इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर in path of flow of current। देखिए किसके रास्ते में लगाएगा, करंट के रास्ते में, इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट क्या करेगा, एक अपोजिशन लगाएगा। तो रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसके रास्ते में लगाया, करंट के रास्ते में लगाया, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मैंने पहले ही बताया, मान लिया जाए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर रहा,
ऐसे बना सकते हो। इसमें से ये करंट मूव कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर है, देखिए ये है कंडक्टर, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, और जो रेजिस्टेंस है इस करंट को इसके अंदर जाने से रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा लगा दिया तो ये इसको रोक लेगा, नहीं लगाया तो ये इसको कर लेगा। अब मैं क्या बात करता हूं, देखिए मैं इस दीवार, पूरी दीवार है जो, इसको तोड़ के इतनी रख लेता हूं, फिर मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं, तो ये दीवार रेजिस्टेंस तो लगाएगी पर मैं इससे पार कर सकता हूं। अगर इसकी बजाय मैं पूरी दीवार बनाऊं और इस रूम में से फिर मैं निकलना चाहूं, मैं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो अब रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, इन्फिनिटी। कैसे बताया मैंने, मैं दीवार को इतना तोड़ के इस पार जाना चाहूं तो जा सकता हूं आसानी से इसके ऊपर से कूद के, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है पर कम है। अगर मैं पूरी दीवार, एक रूम को हर तरह से लॉक कर दूं और फिर उसके अंदर से पास होना चाहूं तो मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है रेजिस्टेंस उसके ऊपर कर दिया गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, अपोजिशन, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लिया जाए ये पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। ये हमने जो कंडक्टर लिया इसकी लेंथ L है और A एरिया ऑफ कंडक्टर, I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो क्या कहता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होता है, मतलब लेंथ के। मतलब क्या, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा अपोजिशन। बात तो सही है, मैंने अभी बताया अगर मैं इतनी लेंथ की दीवार लूं या फिर इससे लंबी दीवार लूं तो उतना ही अपोजिशन बढ़ता गया। जब कम हाइट की दीवार थी तो कम, जब ज्यादा हाइट की होती गई तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ये बात मैंने आपको बता दी। अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया का क्या है, अगर मैं इस एरिया को ज्यादा बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात मैं कैसे, जैसे कि ये दीवार है, जो पूरी दीवार है, मैं इसको तोड़ के साइड में लगा दूं, इसी दीवार के साइड में लगा दूं तो एरिया तो ज्यादा होगा बट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A के बराबर हो जाएगा। R इज इक्वल टू L बाय A। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं, तो बच्चों आपको पता, आप 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो कोई कांस्टेंट आता, और जो कांस्टेंट होगा, मैं बच्चों इस डेफिनेशन को अब साफ कर देता हूं, आपने लिख ली होगी। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से ये हटाऊंगा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैं रो L बाय में A। तो ये रो क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब बात करते, देखिए यहां पे R यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, यहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस है। L यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। A यहां पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो भी किसका है, इस कंडक्टर का। ठीक है बच्चों, R यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इस टर्म का जो नाम होता है, रो है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी भी है। तो R इज इक्वल टू में रो L बाय A, और रो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टिविटी, R रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये मैं साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा, हम बात करेंगे यूनिट की। देखिए यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओहम। इसको या ऐसे लिख सकते हो या ऐसे सिंबल, ये दोनों इसी का यूनिट, इसको भी ओम कहते हैं, इसको भी ओम कहते हैं। ये है रेजिस्टेंस की यूनिट, जो रेजिस्टेंस लिया है उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, ओहम, या फिर इसको भी ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये दोनों सिंबल इसी के। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस, एक अपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर, जब उसमें से करंट फ्लो करता है उसके रास्ते में करता है। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो कोई कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या था, रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई टर्म हमारे पास निकल के आई, रेजिस्टिविटी। हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, R, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर मुझे रो निकालना हो तो R
ए और बाय में क्या हो जाएगा एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा रो के बराबर, ये ऐसा रो होता है, इस रो के बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी। ये ए ऊपर गया एल नीचे आया तो आर ए बाय एल। अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं आर को तो आर रखूं और ए को मैं कितना लिख लूं 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों मीटर स्क्वायर, बाय में लेंथ कितनी 1 मीटर। मतलब मुझे क्या लेना है, एक ऐसा कंडक्टर लेना जिसकी लेंथ तो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा रो के बराबर। देखिए ये इससे कैंसिल होके आर किसके बराबर होगा रो के बराबर होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, जिस कंडक्टर को हमने लिया तो उसी की रेजिस्टिविटी देखेंगे, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है कब, जब एक कंडक्टर लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो हम क्या कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ ए लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तब ऐसा होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर। तो मैं यहां पे ये डेफिनेशन जो है इसको मैं जो है आपको बता देता हूं रेजिस्टिविटी। देखिए रो बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी मैंने बच्चों यहाँ पे रो लिख दिया, बट आप रेजिस्टिविटी लिखना, मैंने थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट सिंबल में लिख दिया, बट आप एग्जाम्स में इसको कंप्लीट लिखना। तो रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, तो क्या कहा रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस, यहीं से देख के लिखना बच्चों, रट्टा नहीं मारना। रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाती है रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाती है। और जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की अब यूनिट की बात करते हैं हम, अब हम इसके बाद किस पे आएंगे, इसकी यूनिट की बात करेंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम यूनिट की बात, आप देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस इंटू 1 मीटर स्क्वायर बाय में 1 मीटर इज इक्वल टू में रो। मैं इसको अब यहाँ से साफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है ओम, आपने इससे पहले ही बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट कितनी होती है ओम। अब हमने क्या लिया 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, मतलब यहाँ पे कितना बचा मीटर, मतलब ये, तो ये क्या यूनिट हो जाएंगी रेजिस्टिविटी की यूनिट ओहम मीटर हो जाएंगी। और इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यूनिट भी किसकी होती है रेजिस्टिविटी की। तो बच्चों आपने देखने को मिला होगा कि कई बार आपको बुक में ऐसे देखने को मिलता ओम मीटर, तो ये भी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। कई बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा, वो भी किसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। तो बच्चों ये दोनों ही जो यूनिट होती है वो रेजिस्टिविटी की होती है। तो मैंने आपको अब तक बता दिया, जो इस टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी, हमने यूनिट स्टार्ट की यूनिट नंबर 2, उसके अंदर करंट क्या होता है वो बता दिया मैंने, उसकी यूनिट, उसके वेक्टर क्वांटिटी, उसकी जो सब कुछ बातें थी वो बताया। इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी और उनकी यूनिट और इनके बारे में मैंने क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो समझेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझेंगे, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं, फाइंड आउट। देखिए बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 2 या 3 नंबर में आता है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी हो। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर if we double the conductor, if length of, हम क्या करें, if length of conductor, मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं इसको, if length of conductor
डबल। मैंने क्या बताया, यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब उस कंडक्टर की लेंथ को मैंने डबल कर दिया। यानी कि क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ हमारे पास दे रखी है वो कितनी है, L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इतना हमारे पास इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A। अब मुझे इसकी लेंथ को डबल करना है, इसकी लेंथ को क्या करना है, डबल। तो सबसे पहले तो बता दूं बच्चों, इसके लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो एल बाई ए, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए और लेंथ कितनी एल, और ये फार्मूला आप तक पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं इसको तो नाम दे दूं 1 यूनिट। अभी अभी मैंने बताया था कि आर रो एल बाई ए के बराबर होती है। अब इन्होंने क्या किया, इसकी लेंथ को डबल कर दिया। देखिए इसकी लेंथ दो तरीके से डबल हो सकती है, कैसे, सबसे पहला तो मैं सेम पार्ट, इतना ही पार्ट इसके आगे सामने लगा दूं। देखिए ये एल लेंथ थी और ये एल लेंथ थी, मैंने क्या किया, इसका एक टुकड़ा और लिया, सेम ऐसा टुकड़ा लिया और इसके सामने लगा दिया, तो एल लेंथ ये डबल लेंथ होगी। दो मेथड से कर सकते हैं बच्चों हम। पहला मेथड क्या बताया मैंने, एक ऐसा टुकड़ा लिया और ऐसा ही टुकड़ा इसके सामने लगा दिया, ये पहला मेथड था। मैं दूसरा भी बताऊंगा, इसके सामने लगा दिया। तो अब देखिए बच्चों, अब ये पूरा कंडक्टर बन गया, ये बन गया, और जिसकी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी होगी, अब 2L डबल होगी। बट बच्चों आपको देखने को मिल रहा होगा इस पूरे का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना रहा, A। मतलब जब मैंने इस कंडक्टर को डबल किया, और कैसे किया, एक ऐसा ही टुकड़ा उठाया और इसके सामने लगा दिया। यानी कि ये चौक है, जैसे कि एक कंडक्टर, मुझे इसको डबल करना है। पहला मेथड क्या करूंगा, मैं इतना ही चौक लूंगा और इसके सामने लगा दूंगा, तो इसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या रहा, सेम रहा। मतलब जो नया कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही रहा, बट उसकी जो L डैश आई वो किसके बराबर होगी, 2L डबल होगी। A तो A ही रहा और L डैश कितना होगा, 2L। मतलब अगर मुझे अब R डैश निकालना है तो कितना होगा, रो ऑफ L डैश बाय A, क्योंकि L डैश बाय A डैश, क्योंकि इस कंडक्टर के लिए हमने रेजिस्टेंस रो L बाय A, तो इसके लिए हमारे पास लेंथ कितनी लेनी हमने, L डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश और रो। अब R डैश रो L डैश की वैल्यू कितनी होगी, 2L होगी, ये मैंने बताया। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश कितना होगा, A होगा, ये भी बताया मैंने। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। फिर से बता रहा हूं, इसकी लेंथ होगी डबल, मतलब L डैश की वैल्यू 2L, यहां पे L की वैल्यू L थी, एक ही था। A डैश की वैल्यू A, क्योंकि लेंथ को हमने ऐसा ही टुकड़ा जोड़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए A डैश है और L डैश इतना, ये होगा। अब मैं क्या करता हूं, हमें चाहिए क्या, R डैश, मतलब क्या है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कब फाइंड आउट करना, जब लेंथ डबल कर दी, मतलब इस R डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किसको, सेकंड को फर्स्ट से, तो कर दो डिवाइड, R डैश बाय में R इज इक्वल टू में R डैश की वैल्यू कितनी है, रो 2L बाय में A, और R की वैल्यू कितनी है, रो L बाय A। रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, L से L कैंसिल, एरिया से एरिया, तो R डैश बाय में R इज इक्वल टू में 2 और R डैश इज इक्वल टू में 2R, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं उस कंडक्टर को डबल करता हूं उसकी लेंथ, उसी का पार्ट जोड़ के, उसका पार्ट जोड़ा मैंने, सेम जो है पार्ट उसका जोड़ दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले से। मैं बता रहा हूं फिर से, अगर हमने एक ऐसा जो कंडक्टर को डबल किया, उसका सेम पार्ट उसके सामने लगा के, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डबल। पहले रेजिस्टेंस कितना था, R रो L बाय A, अब इसका क्या हो जाएगा, 2 रो L बाय A, उसका डबल हो जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड, हमें इसके कैसे डबल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। तो हम दूसरा मेथड भी इसका कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड कैसे करूं, मैं जो कंडक्टर इसको खींच दूं, यानी कि मैं इसको खींच के डबल कर दूं। आपको पता है कंडक्टर जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनको खींचा जा सकता है, मेलेबल होते हैं। मैं इसको पिंग ला के थोड़ा सा मैं इसको खींच दूं और खींच के डबल कर दूं। देखिए जैसे ही मैं खींच के डबल करूंगा तो इस, देखिए ऐसे अब ये डबल होगा,
ये डबल तो हो गया, मतलब अब इसकी जो लेंथ है वो तो होगी 2l, मतलब अब l डैश की वैल्यू तो 2l होगी, बट यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, यहां पे क्या होगा a/2, क्योंकि मैंने इसी मटेरियल को खींचा, इस मटेरियल को खींचा तो ये क्या हो जाएगा, पतला, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आधा, और लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल, मतलब यहां पे अब जो a डैश है उसकी वैल्यू कितनी होगी, a/2। हमने r रो l बाय a निकाला है, तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो l डैश बाय में a डैश, तो r इज इक्वल टू में रो l डैश की वैल्यू वो रही 2l, और a डैश की वैल्यू a/2, मतलब a ऊपर जाएगा 2, ये हो जाएगा r डैश। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r डैश बाय में r डैश की वैल्यू 2 2 जा 4 रो l बाय a, और उसको रखेंगे रो l बाय a रो, तो रो से रो कैंसिल, l से l, a से a, मतलब r डैश इज इक्वल टू में 4r, मतलब अब क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, इफ वी स्ट्रीच द कंडक्टर एंड देन डबल द लेंथ, अगर मैं स्ट्रीच करके डबल करूं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम होता है। इफ वी ऐड ए सेम पार्ट ऑफ ए, यानी कि सेम लेंथ एंड सेम पार्ट ऑफ ए कंडक्टर टू दिस, देन रेजिस्टेंस बिकम 2r, अगर मैं ऐसा ही सेम टुकड़ा लगाऊं तो रेजिस्टेंस 2r होता है, अगर मैं उसको खींच के स्ट्रीच करके डबल करूं तो r डैश किसके बराबर हो जाती है, 4r, 4 रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है इनिशियल के। तो इसका मतलब अफेक्ट पड़ता है, किसका अफेक्ट पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल का। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और रेजिस्टेंस का अफेक्ट पूछा जाए, यहां पे डायरेक्ट बोल रहा फार्मूले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रो एल बाय ए लगना है, तो आपको पता करना है कि वो कैसे उसको डबल कर रहा। अगर उसको खींच के डबल करे तो 4 टाइम रेजिस्टेंस, अगर सेम टुकड़ा ऐड करके, सेम पार्ट ऐड करके उसको डबल करे तो रेजिस्टेंस कितना डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो ये हमने जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, इसलिए मैंने इस पार्ट में न्यूमेरिकल लिया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है बच्चों, इसको याद रखना, ये पेपर में 100% आएगा, और आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन में देता रहूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं उन सब के जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस शर्त ये कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो थक तो नहीं गए हो बच्चों, बड़े ही इजी टॉपिक चल रहे हैं। देखिए बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं था। अब आए हैं ये हमारे नए साइंटिस्ट मिस्टर सर ओम्स, इन्होंने एक लॉ दिया था, ओम्स लॉ जिसको कहते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, ये बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट है, आपको ये जानकर बेहद जो वो होगा कि जो इनके पिताजी थे एक मोची थे, मतलब बूट सीलते थे, मोची थे, और ये जो ओम्स और इनके साथ एक और भाई था इनका, और वो जो इनका भाई था वो बड़ा ही जो है मैथमेटिक्स के सर थे, बहुत ही ये कह लो कि आपको उनको मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान था। और आपको ये बात जान के ताजुब होगी कि उनको जो मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया था उनके पिताजी ने दिया था, जो कि केवल एक मोची थे, कहीं भी नहीं जाते थे, कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़े, कहीं कुछ नहीं किया, और इनको भी जो मैथमेटिक्स का कुछ हद तक ज्ञान दिया, तभी ये फिजिक्स में आ पाए। और इनको जो ज्ञान दिया वो किसने दिया था, इनके पिताजी ने दिया था मैथमेटिक्स का। इसलिए बच्चों ये हमेशा कहते हैं कि ये जो सब हमने पाया ये हमारी कोई इसमें वो नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, सब हमारे पिताजी की मेहनत है, जो केवल एक मोची होते हुए भी इतने बड़े मैथमेटिशियन थे कि आप पता नहीं कितने बड़े, हम नहीं उसका अंदाजा लगा सकते। इसलिए हम कहते हैं कि सर ओम्स ने ओम्स ला दिया था, उन्होंने एक ला दिया था जिसके बेसिस के ऊपर आप सब चल रहे हैं। आपके घर में लाइट है, आप कोई वायर, आप फोन यूज कर रहे हो, आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप कोई लैपटॉप यूज, कोई भी बिजली का उपकरण, कोई भी लाइट का उपकरण, इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो, वो किसके बेसिस के ऊपर, इस बंदे ने जो काम किया उसके बेसिस के ऊपर, सर ओम्स ने। इन्होंने क्या बताया था कि मान लिया जाए मैं एक कंडक्टर लेता हूं, मैं ये कंडक्टर ले लिया, इन्होंने जो बताया था मैं वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कंडक्टर ले लेता हूं, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब जो मैंने ये कंडक्टर लिया, इसकी मैं मान लेता हूं कि लेंथ तो L होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने इसका A ले लिया, ठीक है बच्चों। इसके पास रेजिस्टेंस R है और इसके अंदर से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है,
इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा, रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहता है, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रहती है, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि स्ट्रेस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बातें। क्या बोला इसने कि अगर मैं स्ट्रेस, टेम्परेचर, प्रेशर इस कंडक्टर की अगर सेम रखूं, ऐसा क्यों बोला था मैं इसको भी बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा जब सर्दियां आती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब गर्मी आती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, अलग होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये सब सिमिलर रहना चाहिए, ये सब क्या होने चाहिए, सिमिलर। सिमिलर का मतलब कांस्टेंट। अगर ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, सब ये फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल सिचुएशंस अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो टर्मिनल के बीच का V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ये बात बताई थी इन्होंने। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले इससे फर्स्ट यूनिट में बताया था, वो वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो नए बच्चे आए हैं उनको पता चलेगा तब जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, पहले जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है तो वो देखते रहना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताया मैंने, I के। कब बताया, जब सिमिलर कौन सी हो, ये सब कंडीशन। तो ओम्स लॉ ने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी, क्या कहता, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, सिमिलर फिजिकल जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर आ गया सब, द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर, इन दोनों टर्मिनल ऑफ कंडक्टर के बीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के होता है। मैं इस डेफिनेशन को लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखिए मैं लिख देता हूं कि स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन में कौन आ गया, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, स्ट्रेस आ गई, इन सब के अंदर क्या बताया मैंने, अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या बताया इन्होंने, स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन, अभी भी बताया था, जो प्रेशर, टेम्परेचर और स्ट्रेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए मान लिया जाए मैंने एक ये ले लिया रेजिस्टेंस, कंडक्टर ले लिया, कोई भी कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, आपको पता होगा प्रत्येक चीज के पास इस दुनिया में रेजिस्टेंस होता है। कैसे, आपने अपने घर में वायर तो देखा होगा, जो सिंपल वायर होती है उसको पास भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा ही होता है, बस वो ऐसे दिखेगा नहीं, बट वो रेजिस्टेंस का ही काम करता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, इसको कहां से मेजर करेंगे, इस वोल्ट मीटर से। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं एक लगा देता हूं एमीटर। एमीटर क्या बताता है, करंट। एक बात याद रखना बच्चों, जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और दूसरा जो हमारे पास एमीटर होता है वो किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा बच्चों। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपने अपने घर में देखा होगा, कैसे बता रहा हूं मैं, जैसे आपने फ्रिज पे एक स्टेबलाइजर लगाया होगा, उसमें आपको दिखाता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, तो वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसी प्रकार का एक करंट को मेजर करने के लिए भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक एमीटर लगाया है। V से वोल्ट मीटर होता है और A से एमीटर होता है। इसके बाद मैंने एक लगा दिया ये रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट लगा दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या लगाया, एक बैटरी लगा दी और एक क्या लगा दी, की लगा दी। ये देखिए बच्चों, ये क्या लगा दी, की
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये की का सिंबल आप 10th क्लास में देख के ही आगे होंगे, ऐसी की का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल भी वहां पे आपको पता होगा, वोल्टेज का भी और एमीटर का, ये 10th क्लास में सब बातें आ जाती है। रियोस्टेट का भी होता है वहां पे सिंबल, मैं बता देता हूं। देखिए ये रेजिस्टेंस होता है, ये कंडक्टर था, देखिए ये कंडक्टर रहा, ये कंडक्टर, इसका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट रहा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर मेजर करेगा। तो वही तो कहा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, एक टर्मिनल ये, दोनों टर्मिनल के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। अब ये एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। ये होता है रियोस्टेट। अब ये जो रियोस्टेट होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या होता है, यहां पे हम कितना भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं इसको बढ़ा घटा के। मतलब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमें रेजिस्टेंस को कभी 10 ओम करना, कभी 5 ओम करना, कभी 8 ओम करना, तो इसलिए हम रियोस्टेट लगाते हैं जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस वो देगा। ये बैटरी होती है जो इसको सप्लाई देगी, और की आपको पता ही है, आपके घर में जो स्विच होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए काम आता है। ये था हमारे पास। और इन्होंने क्या बताया था कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? I। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? R। V इज इक्वल टू में ये हो जाएगा R। अगर मैं इसको सिंपली आपकी भाषा में लिखूं जो आप पढ़ते तो V इज इक्वल टू में I इंटू R। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये ओम्स लॉ ने बताया। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आया तो कोई ना आया बीच में कांस्टेंट जिसको R कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और V किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू में I इंटू R। ये आप पढ़ते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये सब बातें। इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने लिख ली होगी ये डेफिनेशन। तो इसके बाद देखिए हमारे पास जो आया वो क्या आया, मैं आपको बता रहा हूं। ये आया हमारे पास V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां पे V क्या होगा? यहां पे V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा I क्या होगा? यहां पे होगा करंट। और R यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस। R यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस। ये तीनों बातें होंगे। रेजिस्टेंस भी बता चुका मैं, करंट भी आपको डिफाइन कर चुका, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पहले यूनिट में डिफाइन किया था। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जगह पूरी इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास काम आएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना। अब बात क्या आती है कि कई जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ तो लिया, ठीक है, कई तो अप्रिशिएट कर लेते हैं, सर अच्छी बात आपने बता दिया कि V इज इक्वल टू IR। मैं लिख देता हूं इसके सामने V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर होता है, ठीक है। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे माने ये बात, तो मैं क्या करता हूं, फिजिकली आपको वेरिफिकेशन दिखाता हूं। आपको मैथमेटिकली तो मैंने बता दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, मैं फिजिकली बताता हूं आपको। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या हुआ, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूं तो करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। आपको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है, जैसे जैसे जो चीज एक ये वेरिएबल बढ़ाऊं तो ये भी बढ़ना चाहिए। तो वोल्टेज जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊं वैसे वैसे करंट भी इसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए, ये बात। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे एक छोटा सा बच्चों। वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम ऐसा एक सेटअप होगा हमारे जो है लैब के अंदर होता, आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा ओम्स लॉ लैब के अंदर। उसके अंदर एक वोल्टमीटर, एक रेजिस्टेंस, एक एमीटर मिलेगा, एक रियोस्टेट और बैटरी और की, ये सब मिलेगा आपको लैब के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजर, देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, आपको ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करवाएंगे वो वोल्टेज और करंट के बीच। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो बच्चों आपको ऐसा ही जो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इनके बीच। तो वो क्या कहेंगे आपको, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 ओम जैसे ऐसे दिया मिलेगा आपको, कितने भी दिया सकता है, 2 4 6 8 10, कैसा कितना भी दिया मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो आपके जो टीचर है, जो लैब में आपके पास जो होंगे, सर होंगे जो एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वो क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे आप यहाँ पे 2 ओम पे सेट कर दो, इस रियोस्टेट को किस पे सेट करो, 2 ओम पे, 2 ओम दे दो इस रियोस्टेट को। जैसे ये 2 ओम पे सेट किया, 2 ओम पे सेट किया, फिर क्या कहेंगे आप, रीडिंग लो वोल्टमीटर में से, एमीटर में से। जैसे ही आप इस रियोस्टेट को 2 ओम पे सेट करोगे तो वोल्टेज और किसकी रीडिंग लोगे,
करंट की, वोल्टेज की रीडिंग यहां से, करंट की रीडिंग आप कहोगे कैसे, आपको वहां पे एक मीटर मिलेगा, उसमें सुई होती है, जैसे आपके बाइक आपको देखा होगा उसमें जो सुई होती है, जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो बढ़ती जाती है, वैसे ही जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज और करंट दोनों वेरी करेंगे। इसके बाद क्या कहेंगे सर, अब इसको आप क्या दे दो, 4 ओम, अब आपने 2 दिया था, आप इसको 4 दे दो। फिर से आपको कहेंगे कि ये मेजर करो और ये देखो, और अपनी नोटबुक में लिखते रहो, जैसे वोल्टेज और एक करंट, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे, ऐसे लिखते रहो। फिर सर कहेंगे कि 6 ओम लो, और फिर इसकी और इसकी मेजरमेंट लो, फिर आपको 8 ओम, ऐसे आपको 8 या 10 रीडिंग लेनी होती हैं। ऐसे ही वोल्टेज मेजर करते जाओ, करंट मेजर करते जाओ। बट जब आप देखोगे तो दोनों के बीच का जो ग्राफ आएगा ना, वो स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, दोनों के बीच का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता तो मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई, करंट के हुई, जो कि किसने बताया था, सर ओम्स ने बताया था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है करंट के, ये बात उन्होंने बताई थी, और ये इस ग्राफ से भी प्रूव होगी। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो 100% स्ट्रेट लाइन आएगा। आप अलग अलग रेजिस्टेंस के ऊपर क्या लोगे, इसका जो मेजर करोगे। तो ये बात है, इसका वेरिफिकेशन अगर आपने करना हो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो बात बोली वो सही बोली है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे ओम्स लॉ होता है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम किस पे बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कैसे डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बना देता हूं। एक होते हैं ओहमिक डिवाइस, दूसरे होते हैं नॉन ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइस, 2 टाइप के डिवाइस होते हैं बच्चों, एक होते हैं ओमिक डिवाइस, एक होते हैं नॉन ओमिक। ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, दे ओबे द ओम्स लॉ। तो क्या करेंगे, दीज आर द डिवाइस विच ओबे द ओम्स लॉ। मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक लिख देता हूं क्योंकि आपको सीबीएसई बोर्ड में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द डिवाइस which obey the Ohm's law। जो किसको ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होते हैं, ऑल कंडक्टर्स। कितने भी आप कंडक्टर्स ले लो वो सब ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। अगर आप उसमें से करंट फॉलो करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। थर्ड में क्या होगा, इनके बीच का ग्राफ, ये V और ये I के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी बता दी, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या बताया, ओमिक डिवाइस ये वो डिवाइस होते हैं जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को। एग्जांपल में ऑल कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर उठा लो और इनके बीच का जो ग्राफ होता है V और I के बीच का, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इस ग्राफ को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। कई बार आपको ऐसे ही मिलेगा, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। तो दैट आर द बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होंगे, दीज आर द डिवाइस which do not obey ओम्स लॉ। जो किसको फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड में एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में आएंगे हमारे पास डायोड आएगा, ट्रायोड आएगा। आप ये सोचोगे कि ये क्या आफत आ गई भाई, नहीं, डायोड, ट्रायोड, पेंटोड। बच्चों ये आप 9th यूनिट में पढ़ोगे इसी 12th क्लास में कि डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, पेंटोड। मैं सब वहां पे आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको अब यहाँ पे एग्जांपल याद रखने होंगे। इसके बाद थर्ड ग्राफ, यहां पे क्या होगा, V और I के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती, कैसे भी हो सकती है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इसलिए वो किसको ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को। अगर वो ओम्स लॉ को ओबे करते होते तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती, ऐसी होती बच्चों, ये रही कैरेक्टरिस्टिक। बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसको ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो ये था ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस के बारे में था बच्चों।
तो मैं समझता हूं कि आपको इतना समझ आया होगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा। आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको सब बातें इजीली जो है समझ आती रहेंगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि नहीं आएंगी, मैं गारंटी लेता हूं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। तो ये किसके बारे में बताया मैंने? ओम्स लॉ के बारे में बताया बच्चों। देखिए बच्चों, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक क्या करेंगे, देखिए इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या होगा? रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टॉर्क से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक नया टॉपिक मैं आपके सामने अब लेके आया हूं, और वो टॉपिक क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक टर्म होती है टॉर्क, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, अब ये है रेजिस्टेंस R। इस रेजिस्टेंस को इसकी टर्म में दिखाना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या पूछेंगे? ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। और इसके बाद ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, तो यही डेरिवेशन आपको सोल्व करना है। तो इससे पहले आपको एक चीज जाननी होगी, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक कंडक्टर है, मैं इसको एक कंडक्टर बना दिया, ये कंडक्टर बना दिया। देखिए बच्चों, ये एक है कंडक्टर। इस कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि कंडक्टर में तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन, इनकी बहुत सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। आपको पता है करंट कैसे मूव करता है? आपको पता होगा कि करंट कब मूव करता है। मैंने बताया था कि जब चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ही बच्चों, ये मत समझना कि चार्ज अलग है इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इससे पहली यूनिट में मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए थे, जहां पे मैंने क्यू की जगह ई पुट किया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब वो भी तो एक चार्ज पार्टिकल है। मैंने बताया था कि इस यूनिट के अंदर चार्ज मूव करेगा, और जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो क्या करेगा? करंट बनेगा। अगर चार्ज एक ही जगह करेगा, मूव नहीं करेगा, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मूव करेगा तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो वही बात है। अब यहां पे देखिए, ये चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो इससे टकराएगा। ये चार्ज मूव, ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच का जो टाइम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, टॉर्क कहते हैं। तो क्या कहेंगे? इस दोनों के बीच टकराएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन चल के यहां तक जाएगा तभी तो टकराएगा, जितने टाइम में इससे जाके टकराएगा उसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यानी कि जब दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, सक्सेसिव का मतलब हो, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन साइड में से निकल जाए और इससे जाके टकराए, ऐसा भी हो सकता है ये इससे जाके टकराए, इससे ना टकराए, मतलब कोलाइड तो करेगा किसी इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वो सक्सेसिव कोलिजन होना चाहिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं रिलैक्सेशन टाइम की, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं इसको अब साफ कर देता हूं, मैंने आपको ये बात समझा दी है। तो हम क्या कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम? तो इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। किन के बीच का बच्चों? टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अभी बता, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, इससे जब टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां तक जाएगा, टकराएगा, तो जो टाइम होगा टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच, जब दो बार वो टकराएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो टॉर्क होता है, टॉर्क से बच्चों इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस और उनके बीच क्या निकाला। मैं यहाँ पे फिर से एक ये डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको ये इजी रहे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे टकराएगा, इनके बीच का जो टाइम होगा वो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम होगा बच्चों, ये होगा। इसमें से करंट जो मूव कर रहा I, इसकी जो लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस कंडक्टर का? A है बच्चों। इसके बाद आपको पता है कि देखिए अभी मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया। ओम्स लॉ ने क्या बताया? ओम्स लॉ ने बताया V इज इक्वल टू में I इंटू में R। ये था ओम्स लॉ। मैं इसको लिख देता हूं ओम्स लॉ।
यही बात बताई थी ओम्स लॉ ने। अब क्या करूंगा, मुझे आर निकालना है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस और टॉर्क के बीच रिलेशन करना, तो रेजिस्टेंस चाहिए एक साइड और दूसरी साइड में कौन चाहिए, टॉर्क। तो मैं हमारे यहाँ पे टॉर्क तो है नहीं, हमारे पास रेजिस्टेंस, इसलिए मैं इसको एक साइड में कर लेता हूं, तो V बाय में I, इतना हो गया। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जो V है यहाँ पे वोल्टेज जो आप बात कर रहे हो, तो जो ये वोल्टेज है जो आपने ये बात की वोल्टेज, इसका एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू में V बाय में L। मैंने बताया था E इज इक्वल टू में V बाय में D फर्स्ट यूनिट के अंदर। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो प्रीवियस वीडियो फर्स्ट यूनिट की वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे जो मैंने टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां पे बताया था V बाय D। V का मतलब पोटेंशियल, D का मतलब डिस्टेंस, तो इस पूरे कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी, L, इसी में मूव कर सकता है, इसलिए मैंने इसको V बाय L लिखा। इसके बाद होता करंट, ये जो करंट होता है इसकी वैल्यू होती है NEAVD, NEAVD। देखिए बच्चों करंट होता I इज इक्वल टू में NEAVD। ये बात कहां से आई, मैं इससे अगला ही टॉपिक आपको बताऊंगा कि ये बात कहां से आई। आप एक बार इसको लर्न कर लो कि I की वैल्यू NEAVD। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मैं वो आपको समझाऊंगा, तो आपको पता चलेगा ये कहां से आई। अब मैं E की वैल्यू और I की वैल्यू दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। इसको साफ करने के बाद मैं उसके अंदर पुट करता हूं। देखिए बच्चों क्या होगा कि R और V की वैल्यू कितनी होगी, E, V की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू L, E इंटू L, I की वैल्यू NEAVD। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, आपको पता चल रहा होगा कि करंट की वैल्यू सर ने कहां से लिख दी। देखिए बच्चों मैं इसके बाद का जो टॉपिक कराऊंगा वहां से आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू यहां पे कैसे लिख दी। तो हो गया इतना, अब हो गया EL NEAVD के बराबर, इतना हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस जो है आ गया। अब बच्चों मैं इसको यहां से साफ कर, अब देखिए बच्चों अब हमारे पास क्या है, एक VD है जो कि अननोन है, L तो यहां से पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना अप्लाई करेंगे हमें पता है, और हमारे पास NEA ये फिक्स है, हमें चाहिए VD। वो कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, V इज इक्वल टू में U प्लस में AT। इक्वेशन ऑफ मोशन आती है 11th क्लास के अंदर, अभी अभी आप ताजा 11th क्लास पढ़ के आए हो तो आपको पता होगी यूनिट नंबर सेकंड में जो स्ट्रेट लाइन की जो चैप्टर है उसमें V इज इक्वल टू में U प्लस AT इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। V क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, U क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन होता है और T क्या होता है, टाइम। तो बच्चों आप देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं यहां पे। देखिए बच्चों स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, मतलब चला नहीं है। फिर ये चलना स्टार्ट करेगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब क्या कहूंगा कि V इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और प्लस में क्या हो जाएगा AT। और जब ये इससे टकराएगा और जो टाइम लेगा तो ये जो टाइम है किसके बराबर हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क के। तो क्या होगा V इज इक्वल टू में A इंटू में टॉर्क। अब हमें कहीं से एक्सेलरेशन मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए तो हमारे पास ये बात भी बन जाए, यहां पे लिख देंगे ये V क्या हो जाएगी, VD, V क्या बन जाएगी, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A इंटू टॉर्क, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे ही नेक्स्ट में टॉपिक आपको ये बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या होती है। अब देखिए आपको पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये 11th क्लास का एक चैप्टर होता है, वहां पे आपको बताया जाता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। इससे पहले वाली यूनिट में मैंने बताया था कि फोर्स क्यू इनटू ई होता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो वीडियो जाके देखिए आपको पता चलेगा। अब MA और क्यू को इक्वेट कर दो, MA इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर मुझे A निकालना है तो क्यू इंटू ई बाय M। और हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर E। अब ये भी बताया था किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की, E बाय M हो जाएगा। ठीक है बच्चों ये बात आई। अब A की वैल्यू कितनी है, E इंटू ई बाय M, और हमारे पास VD कितना है, ये रहा, तो टोटल VD कितना बच जाएगा, A की वैल्यू मैं इसको यहां पे उठा के देखिए इसमें पुट कर रहा हूं इस A की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा E इंटू ई M इंटू टॉर्क, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, VD की वैल्यू आ गई बच्चों। आगे ये वैल्यू VD की क्या किया मैंने, VD इज इक्वल टू में इंटू टॉर्क, और इस A की वैल्यू हमने कहां पे पुट कर दी, इसके अंदर पुट की। जैसे इसके अंदर पुट की तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको अब साफ कर रहा हूं बच्चों, आपने उतार लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट VD इंटू इक्वेशन फर्स्ट।
Vd को कहां पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो यहां पे पुट कर रहा हूं मैं। देखिए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू मैं E इंटू एल डिवाइडेड बाय मैं N इंटू ए इंटू ये NEA, और Vd की वैल्यू ये रही E इंटू ई, इसके साथ टॉर्क और ऊपर इसके क्या जाएगा, M जाएगा। अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं बच्चों, कोई काम नहीं हमारा इसका। देखिए E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, और कुछ कैंसिल हो रहा है आप देख सकते हो। देखिए इसके बाद क्या बचा, R इज इक्वल टू में यहां पे क्या बचेगा, देखिए L डिवाइडेड बाय में N, इसके साथ E स्क्वायर A इंटू टॉर्क, और ऊपर क्या आया, ये आया। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, M L बाय में N E स्क्वायर A इंटू टॉर्क, तो ये हो गया। आया बच्चों समझ में, M को आगे ले लिया, L को इस तरफ, N E स्क्वायर A इंटू टॉर्क, ये बात आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब मैं इस फार्मूले को क्या किया था, मैंने वीडियो की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी सिर्फ, जैसे ही मैंने पुट की, E से E कैंसिल, M ये बचा, L ये बचा, N ये रहा, E इंटू E स्क्वायर A और टॉर्क। अब इसके बाद में एक छोटी सी इसके अंदर हम क्या करते हैं, जादूगरी करेंगे, जगलरी करेंगे, जो फिजिक्स आपको यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फिजिक्स की जगलरी क्या होती है। जैसे आप न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है वो कैसे आती है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए बच्चों को ये फार्मूला पता, ठीक है, आप कर लेते हो सोल्व, सर ऐसे आगे, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते, कैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा था कि R रो L बाय A के बराबर होता है, ये बात आपने अभी अभी पढ़ी थी, आप कहोगे हाँ सर पढ़ी थी, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं, देखिए क्या करेंगे, M N E स्क्वायर, टॉर्क को इस तरफ ले लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, L बाय A, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये टर्म तो अलग होगी, ये टर्म अलग, रेजिस्टेंस का काम ये रहा, L ये रहा, A ये रहा, मतलब रो की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी बच्चों। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं इसके साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू मैं M बाय मैं N E स्क्वायर इंटू टॉर्क, ये आ गई बच्चों। देखिए रो की वैल्यू ये आ जाएगी। कैसे बताया फिर से, जब मैं इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो रेजिस्टेंस तो ये रहा, रो का काम तो ये करेगी, L का काम ये करेगी, A का काम ये करेगी, मतलब रो की वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई बच्चों। ये बात है, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी सी आपको जादूगरी सीखनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको फिजिक्स चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। आपको मेरे चैनल पे ऐसी ही जादूगरी देखने को मिलेगी, आप करते रहिएगा, आप देखते रहिएगा, 100% गारंटी आपको आएगा। ये कोई डिफाइन नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट है, मैं पुअर हूं, मुझे नहीं आएगा बच्चों, सब आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आएगा। हो गया बच्चों। अब देखिए ये मैं साफ कर देता हूं, आपको बता दिया रो की वैल्यू ये होती है। इसके बाद मैं थोड़ा से एक बात और बता रहा हूं आपको, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M इंटू L बाय N E स्क्वायर A इंटू टॉर्क, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, टॉर्क के, आपको देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ये बात। ये फार्मूला आप याद रखना कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है, ये फार्मूला रो का होता है, ये फार्मूला रेजिस्टेंस का होता है, एक फार्मूला रेजिस्टेंस का रो L बाय A, ये भी होता है। तो ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए, एक एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं 100% आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। मैं एक लिस्ट भी इस फॉर्मूले की आपको दे दूंगा इस यूनिट के लास्ट में, पूरे जो चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। तो ये बात हुई, तो ये हमारा टॉपिक था, रेजिस्टेंस किसकी टर्म में आ गया। देखिए रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम, तभी तो मैंने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, और यही तो निकालना था, रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टेंस में रिलेशन, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ये बड़े इजी टॉपिक चल रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको अब भी कोई बोलता फिजिक्स मुश्किल है, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि फिजिक्स मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स इजी होती है। अगर वो बोल रहा है तो वो अच्छी तरह से आपको नहीं करवा रहा है। तो आपको देखने से पता चला होगा कि फिजिक्स कितनी आसान होती है, बस थोड़ी सी जादूगरी आपको जो सीखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, और वो टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों देखिए कुछ बातें ऐसी आती है जो फर्स्ट यूनिट में हमने यूज की थी बच्चों, कुछ बातें यहाँ पे ऐसी आती हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं, जो हम पहले बता चुके, तो वो आपको वीडियो देखो। अगर जो कोई नया बच्चा है तो वो पहले वाली वीडियो जाके आप देखिए उसको। कैसे देखिए, मैंने ये बताया था कि मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, ये रख दिया।
तो फोर्स इज इक्वल टू में क्या इंटू ई, मतलब ये चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों चलेगा? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जब इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये मूव करेगा। ऐसी बातें हैं। अब यही बात करेंगे, देखिए इसी के ऊपर बेस्ड है। ये रहा एक कंडक्टर, ये होगा एक कंडक्टर, ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर होगा। इस कंडक्टर में कौन प्रेजेंट है? इस कंडक्टर में है इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बच्चों। इस कंडक्टर की हमारे पास लेंथ ए है और एरिया कितना होगा? ए। अगर मुझे इस कंडक्टर का वॉल्यूम बनाना हो, इस कंडक्टर का वॉल्यूम, तो क्या करूंगा मैं? एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है। आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल ये होगा, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने। क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैं इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे? मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मूव कर रही है, सब क्या करना स्टार्ट कर देंगे? मूव। और जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या बताया मैंने? सबसे पहले एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। और इसी से पहले मैंने जस्ट एक सेकंड पहले बताया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, अगर मैं उसके ऊपर क्या लगाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? स्पीड अप हो जाएंगे। ये इस तरफ स्पीड अप होंगे बच्चों, इस तरफ ये स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे और किसी वेलोसिटी के साथ, और जिस वेलोसिटी के साथ स्पीड अप होंगे उसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। पहले भी बता चुका हूं इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं और उससे अपोजिट इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron drifted along, drifted is the velocity। देखिए drift velocity is the velocity of electron drifted। देखिए इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफिक आपको लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो लिखिए, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, देखिए इज द वेलोसिटी with which थोड़ी से मैं इजी डेफिनेशन लिख रहा हूं, with which electron get drifted along the length of conductor, किसके अलोंग करेंगे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है स्पीड अप होना, भागना, अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी बताया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन कंडक्टर। जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, मैं क्या बताया मैंने? जब किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन उसमें ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या बता? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। किसकी वेलोसिटी होती है? इलेक्ट्रॉन की। विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं, स्पीड अप होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो। यही काम किया हमने यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ स्पीड अप हो जाएंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जिस वेलोसिटी के साथ वो भागेंगे उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं आगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जो हम बात करेंगे, देखिए क्या होगा। अब मैंने बताया ये वॉल्यूम, हमने इस वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो गया। अब एक चीज होती है यहाँ पे, वो होती है नंबर डेंसिटी। क्या होती है? नंबर डेंसिटी। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जब मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करवाई थी तो एनर्जी डेंसिटी बताई थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जिसके आगे डेंसिटी आ जाए उसके बटे में हमेशा क्या आता? वॉल्यूम। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
बता चुका हूं, जिसके नीचे डैश टी आ जाए साइड में, उसके नीचे हमेशा क्या आता, वॉल्यूम। अब मैं साफ कर सकता हूं, वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मैं साफ कर देता हूं यहां से, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो नंबर डैश टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर डैश टी को मैं n से डिनोट करता हूं बच्चों, नंबर डैश टी को किससे, n से। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकालने बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर और नंबर डैश टी, तो n और वॉल्यूम कितना, a इंटू एल, ये हो जाएगा। मतलब क्या बताया, नंबर डैश टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर और नंबर डैश टी को डिनोट करते हैं n से, तो NaL। इतनी बात आ गई आपको समझ में। इसके बाद हमने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्या बताया था, क्यू इज इक्वल टू में प्लस माइनस एन इंटू ई, ये बात आपको बताई थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट के मैंने जब स्टार्टिंग की वीडियोस डाली थी, आपको वहां पे मिल जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उन्होंने कहा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज देखना हो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्या बात होगी, अब क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हैं, यहां पे रख दूं Na/L और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये E रख दिया। अब मैं इस पूरी जो है इसमें क्यू को मैं क्या लिखूं, Na/E और इसके साथ L, ये लिख दिया मैंने ये। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, डिवाइड होल इक्वेशन बाय टी। इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, टी से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, टी से। तो देखिए करिए टी से, तो क्यू बाय में टी, ये इसके बटे में टी इज इक्वल टू में Na इंटू ई और L बाय में टी हो जाएगा। क्यू बाय में टी NaE, और इसको यहां से भी डिवाइड करूं क्योंकि पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, टी से। अब आपको पता चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए चार्ज बाय टाइम क्या होता है। आपको पता है चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट होता है बच्चों। इसी यूनिट का पहला टॉपिक ही मैंने बताया था करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको मैंने लिखा था I इज इक्वल टू में क्यू बाय में टी। बस यहां पे क्या लिख दिया, क्यू बाय में टी, क्यू को बड़ा क्यू लिख दिया। चार्ज बाय में टाइम क्या होता है, करंट होता है। N ये E आ गया E और A, और लेंथ बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों क्या बताया, लेंथ बाय टाइम क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यू बाय टी क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो अभी अभी मैंने जो यूज किया था I इज इक्वल टू में NeAVD, तो ये रहा बच्चा I इज इक्वल टू में NeAVD। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने यूज किया था I की वैल्यू ये, तो यहां से आई थी। कैसे आई थी, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना NaL, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू की वैल्यू N इंटू E बताई। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, T से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। जैसे ही T से डिवाइड करूंगा तो क्यू बाई टी NaEL बाई टी। इसका कोई काम नहीं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्यू बाई टी की वैल्यू I और L बाई टी क्या हो जाएगा, L बाई टी हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, VD। मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू NeAVD, जो VD यहां पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे यहां से VD निकालना हो तो क्या होगा, I ये नीचे चला जाएगा NeA। अगर मुझे VD निकालना तो I बाय में NeA के बराबर। क्या निकालना मुझे, VD, और I के बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। I यहां पे क्या होगा, I यहां पे है करंट, मैं बता दे रहा हूं, जो इस कंडक्टर में से फॉलो होगा I करंट होगा। ठीक है बच्चों, N क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर डैश टी। ठीक है बच्चों, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है बच्चों, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कंप्लीट
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कब आई, जब किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इजी लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज जो मैंने करवाया है। और ये जो मैंने सब फार्मूले आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आज की वीडियो में मैंने कौन कौन से फार्मूले करवाए, ताकि आपके लिए जो है इजी हो जाए। अलग अलग फार्मूले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था करंट का फार्मूला, जो कि क्या होता है, Q बाय टी के बराबर होता है, I इज इक्वल टू में Q बाय टी, और यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है, ये भी लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास आई थी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ये यूनिट और ये फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड। ठीक है बच्चों, ये होगा। इसके बाद मैंने रो निकाला था, देखिए क्या हो गया था, आर ए बाय में एल, जिसकी यूनिट क्या थी, ओहम मीटर थी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये होगा इतना। इसके बाद जो हमारे पास आया था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल बाय में एम ई स्क्वायर ए टॉर्क, ये बात आई थी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे भी ओहम ही होगी बच्चों, अलग नहीं होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, ओहम ही होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी यही होगी, ये आ गया था हमारे पास। इसके बाद एक रो की वैल्यू निकाली थी हमने, m बाय में एन ई स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे रो, और यहाँ पे भी रो की यूनिट क्या होगी, ओहम मीटर। इसको मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, ये सब हो जाएगा हमारे पास। यानी बच्चों यहां तक समझिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा, देखिए क्या होगा फॉर्मूला, और यहां पे मैं यूनिट लिख रहा हूं। यहां पे अभी निकाला I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला। ये भी एक फॉर्मूला जो कि करंट का है, एन ई ए वी डी, और करंट की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर होती है बच्चों। इसके बाद जब मैंने इसके लिए वी डी निकाला तो I बाय में किसके बराबर होगा, एन ई ए के बराबर हो गया बच्चों ये। और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। यहां पे बच्चों क्या किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको पजल किया जाता है, पूछ लेंगे वेलोसिटी कितनी, आप हो गए सोचे क्या, नहीं, यही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जो आपने जनरल पढ़ी है, डिस्टेंस बटे में टाइम। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस की कितनी मीटर, टाइम की कितनी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड सेम यूनिट होती है बच्चों। तो ये मैंने जो आज फॉर्मूले आपको जो बताए हैं वो सब फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं कंप्लीट जो भी था। एक ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है, ये भी याद रख लेना। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम या फिर ये ओहम, कोई भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी सब एक ही बात होती है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, फॉर्मूला चार्ट, जो आज के हमने टॉपिक किए। आज के हमने कौन कौन से टॉपिक किए, सबसे पहले हमने क्या बताया, करंट के बारे में बताया क्या होता है। इसके बाद हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया रेजिस्टिविटी क्या होती है। फिर इसके बाद मैंने ओम्स लॉ बताया, मैं वो भूल गया हूं, वो भी लिख देता हूं। ओम्स लॉ ने क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये होता। और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू IR, वोल्ट यूनिट होती है। फिर हमने ये रो की वैल्यू वहीं से निकाली थी, जिसमें रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम के बीच रिलेशनशिप निकाला था। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाला, जिसमें ये फार्मूला है। तो ये कंप्लीट जो मैंने समरी है, जो भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया उसकी आपको बता दी है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए मेरी वीडियोज के साथ। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको फिजिक्स आ जाएगी, प्रॉब्लम मत लीजिए। और सीबीएसई बोर्ड के मैं न्यूमेरिकल साथ साथ डाल रहा हूं, फर्स्ट यूनिट के भी डाले मैंने कुछ और सेकंड के भी डालूंगा, ऐसे ही डालता रहूंगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख के छोड़ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बच्चे, ये गलत है, आप कीजिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसी टाइम मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको उन प्रॉब्लम के लिए सेपरेट वीडियो डाल दूंगा बच्चों।